Hi, and good evening to all of you, and welcome back to my YouTube channel. It's almost, I would say कि 2 महीने हो गए हैं करीब करीब to post any video on my YouTube channel beside, whatever I've posted as a shorts and moreover the some videos of geography. Actually, तबीयत ही ठीक नहीं थी तो क्या करें। आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो गया दैट आई एम हैविंग अ वेरी बैड कफ। लास्ट ईयर भी यही हालत थी कि जब अगस्त का महीना आता है, व्हेन यू हैव अ सीजन चेंज फ्रॉम द मॉनसून, एंड द थिंग्स आर बेसिकली गेटिंग चेंज, तो गला हमेशा पकड़ लेता है। और जब गला एक बार पकड़ता है तो मान के चलिए ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए वो खांसी के लिए गया। ठीक है, उसके अलावा पिछले 1 महीने में ट्रैवलिंग भी इतनी हुई, जिसकी वजह से द थिंग्स वर नॉट रियली ग्रेट, खासकर विद द थ्रोट। बिसाइड द एवरीथिंग वाज वेरी गुड. So things were really good because my brother was here. He came to India almost after 6 years, to India. So it was a very, very good time in the month of August, and moreover 15 अगस्त Independence Day. So Delhi में आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त हम मनाते हैं by flying kites. So it was a wonderful day on 15th of August with all the family members. And moreover आप मान के चलिए कि सब कुछ बहुत बहुत अच्छा रहा beside the थ्रोट इन्फेक्शन। और जानते हैं कि थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो वैसे तो घर में तो काम चल जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू डूइंग द क्लासेस यू विल नॉट बी एबल टू डू द थिंग्स प्रॉपरली। चलिए बात आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। So first of all, happy Teachers Day to all of you. It's the 5th of September, and I'm getting a lot of wishes from my students since midnight. So it's a wonderful feeling when I'm getting all the wishes from the students. So I will only wish that all of you will get success in your life and you will all have something great in your life ahead. Okay, चलिए बात करते हैं अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर की, जो हमने लास्ट ईयर 1 अक्टूबर से स्टार्ट किए थे। तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है हमें अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर की सीरीज के। तो अभी तक उसमें हम 6 लेक्चर कर चुके हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड 6 lectures till now, and today we are going to do the 7th lecture. So I know कि we are in the month of September and we are doing the current affairs of the month of, in the month of April and May and moreover the month of March. तो मार्च अप्रैल में इन 3 महीने के करंट अफेयर्स हम एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो अगला वीडियो मोस्ट ऑफली मैं नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते में पोस्ट करूंगा। अंडर दैट आई विल कवर द करंट अफेयर्स ऑफ जून एंड जुलाई। तो जून जुलाई के करंट अफेयर्स मैं कंप्लीट कर लूंगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारे करंट अफेयर्स उस दिन तक के जो होंगे वहां तक कवर कर लेगा। So obviously those people who are going for the mains examination, this video is going to be very helpful, and moreover the other videos also that I posted regarding the current affairs, जो आप रेफर कर सकते हैं। और मान के चलिए उसमें आपका ऑलमोस्ट 1 साल का करंट अफेयर्स कवर हो रहा है, क्योंकि अगर अक्टूबर से भी हिसाब लगाएं तो 1 साल तो नहीं, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, तो ऑलमोस्ट 8 महीने का करंट अफेयर्स आपके कवर हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विद द करंट अफेयर्स फ्रॉम 25th of Feb to 25th of May 2023। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्मली जब फेब के महीने की हम बात करते हैं तो जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे कवर हो जाते हैं इन दी बजट इकोनॉमिक सर्वे। तो बजट इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो ऑलरेडी हम बहुत पहले कर चुके हैं, जो हमारे PW के ऑफिशियल चैनल के ऊपर मैंने अपलोड करवाया था। ठीक है, उसके अलावा जो बजट का वीडियो था वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था, एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑफ द बजट वीडियो। ठीक है, अब जो है देखिए मान के चलिए कि नॉर्मली जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं, लाइक इलेक्शंस आर गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ईयर 2024, तो इलेक्शन आने से पहले भी मान के चलिए जब खासकर 15 अगस्त के बाद, जब आप जानते हैं कि 15th of August आता है, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से जाके स्पीच देते हैं, तो बहुत सारी नई स्कीम्स को अनाउंस करते हैं स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव द इलेक्शन ईयर। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन के टाइम में गवर्नमेंट वोटर्स को लुभाने के लिए हर तरह की बात करती है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये स्कीम लॉन्च करेंगे, हम गरीबों के लिए वो करेंगे, फलाना ढिमकाना 50 बातें होती है। एंड मोर ओवर एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड दैट दे हैव रिड्यूस द प्राइस ऑफ सिलेंडर ऑफ 200 रुपीज इन द रिसेंट टाइम एज अ गिफ्ट टू दी लेडीज मेंबर, एज इन कि हमारे देश में खाना केवल लेडीज पकाती है, जेंट्स तो पकाते नहीं है। बट दैट इज फाइन, वट एवर इज बिंग सेड बाय द गवर्नमेंट, दैट्स टोटली फाइन कि 200 रुपये उन्होंने कम किए। ठीक है,
अभी तो मान के चलिए शुरुआत हुई है कि दैट यू हैव दिस 200 रुपीज़ प्राइस रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ सिलेंडर्स। मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले महीनों में आपको पेट्रोल में, डीजल में, और भी बहुत सारी चीज़ों के दाम आपको कम होते दिखे। एंड मोर ओवर लॉट ऑफ न्यू मनी ट्रांसफर स्कीम्स विल बी इनिशिएटेड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। जैसे अभी एमपी में देखा गया कि एमपी में जो चीफ मिनिस्टर साहब है उन्होंने अनाउंस किया कि अभी 750 रुपये ट्रांसफ़र हुए, फिर 1250 ट्रांसफ़र हुए, फिर उसके बाद और बढ़ा देंगे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग डन। कर्नाटका में आपने देखा, कर्नाटका में जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उन्होंने अभी तक की सबसे महंगी स्कीम स्टार्ट करी है। दे आर ऑल्सो बीइंग ट्रांसफरिंग मनी इन दी अकाउंट्स ऑफ पीपल। तो कहने का मतलब ये है हर कोई पैसे ट्रांसफर करने में लगा हुआ है। सो आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल फॉर द पीपल और नॉट, बट दिस इज नथिंग बट आई वुड से the kind of money which we people are being paying as a taxpayer to the government for the development of our country, they're being simply using it for the purpose of what? For the purpose of their political motives। ठीक है, इलेक्शंस हमारे देश में महंगे से महंगे होते जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं 2019 का जो इलेक्शन था हमारे देश का, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन वी एवर हैड। तो पूरी उम्मीद है कि 2024 का जो भी इलेक्शन अगले साल होने वाला है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द वेरी एक्सपेंसिव इलेक्शन, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज आप जानते हैं जी भर के पैसा खर्च करते हैं व्हेन यू हैव दी इलेक्शंस। क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शंस के टाइम में आप इतनी रैलीज करते हैं, इतने सारे पद यात्राएं निकालते हैं और पता नहीं 50 तरह की चीज़ें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको तो फायदा करती हैं, बट यू नो दिस थिंग दैट हाउ मच इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द कॉमन मैन व्हेन इट कम्स टू वर्किंग, व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग टू दी वर्क एंड दी अदर। तो बहुत सारी इनकन्वीनियंस होती है, बट ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज वो करती हैं और आई थिंक इसी तरह से वो लोग इलेक्शंस जीतते भी हैं। ओके, तो जो भी पॉइंट है, जैसा भी पॉइंट है, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं केवल एक एडवाइस देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर कि डोंट बॉदर अबाउट इट। जो भी वो कर रहे हैं, जैसे भी करें, डोंट बॉदर अबाउट इट, डोंट इंडल्ज इनटू दैट पॉलिटिकल डिबेट एंड दी अदर, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वेज इन योर प्रिपरेशन एट ऑल। वो आपकी प्रिपरेशन में आपको किसी भी तरह से हेल्प नहीं करने वाली है। यू जस्ट नीड टू बी न्यूट्रल। It doesn't matter which political party is in the power, you just need to remember there is a government of India, and the government of India is being headed by certain representatives that is being chosen by people, and they're working for the people. So they're making policies for the progress of the country. अब उससे progress हो रही है नहीं हो रही है वो हमें देखना है, और that is going to be asked by the UPSC in the examination. They're not going to ask by कि which political leader did what. They will never ask you. They will only ask you government of India did this, government of India did that. So there is no point of writing the name of any political leader in your examination paper। ठीक है, मैंने क्लास में भी देखा है कि कई बार स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं when I'm talking about the government policies and the other, और उनमें जब कुछ बताते हैं, जब उनके क्रिटिकल एनालिसिस की बात आती है, कि मिसमैनेजमेंट की बात आती है, तो कई बार स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। बट वी नीड टू नो अबाउट इट। Why? Because UPSC is asking about the critical examination of different policies and the various plans which have been started by government of India। तो इसीलिए आपको अपनी political inclination को sideline करके you need to prepare and you need to simply focus on the examination preparation। अगर वो करेंगे तो definitely आप एक अच्छा essay भी लिख पाएंगे, GS के पेपर भी न्यूट्रल होकर लिख पाएंगे and moreover आप इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे for sure। ठीक है, सो दैट इज जस्ट यू नीड टू रिमेंबर वाइल प्रिपेयरिंग। ठीक है, अब देखिए हमारे इस करंट अफेयर के लेक्चर में देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स विच आर बीइंग काइंड ऑफ न्यू, एंड दैट्स वाई मेरे जो करंट अफेयर के लेक्चर्स होते हैं उसमें बहुत ही कम चीज़ें होती हैं, बिकॉज अपडेट इज नॉट समथिंग दैट रेपो रेट बढ़ गई है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गई है, या फिर गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी में घाटा बढ़ गया, ये बढ़ गया। दैट इज नॉट दी अपडेट्स। That is something which is being known to every aspirant who is being preparing for the examination. We need to know something new if it is appear in the newspaper. That is an update or something which is being kind of included in addition to whatever we have. जैसे कुछ महीने पहले की बात है जब हमने डिस्कस किया था, तो we discussed about something called standing deposit facility जो last year हमारे RBI ने लॉन्च किया था। So standing deposit facility is one of the monetary policy tool that was launched by Reserve Bank of India beside having this repo rate, reverse repo rate and the other thing. तो उसे आप अपडेट बोलते हैं because that is something being included. That is update. अपडेट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सिंपली अपडेट कर लिया, रेपो रेट बढ़ गई है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गई है, ये ठीक है। एंड मोर ओवर मैं देखता हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की जो मैगजीन आती है वो इतनी मोटी मोटी मैगजीन बना देते हैं। आई थिंक उनको लगता है कि भैया सब कुछ छाप दो इसके अंदर, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स at all. That is only going to increase the burden
ऑन द स्टूडेंट, बिकॉज हर स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि यार करंट अफेयर के मैगजीन तो पढ़नी ही पढ़नी है न्यूज़पेपर के साथ साथ। तो जब इतनी फालतू की चीज़ें वो लोग उसके अंदर लिख देंगे तो मान के चलिए उससे स्टूडेंट्स का भला नहीं होता है, केवल उनसे उनका टाइम वेस्ट होता है। बट क्या करें, यही चल रहा है और सब स्टूडेंट्स यही फॉलो कर रहे हैं। और यही वजह है, मैं आपको बताऊं कि खासकर जो मैंने इस साल टॉपर्स के मार्क्स देखे हैं, जब मैंने पिछले 5-6 साल के टॉपर्स के मार्क्स को एनालाइज किया तो मुझे यही पता लगा जीएस पेपर 3 इज द पेपर वेयर द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग द लीस्ट मार्क्स इन कंपैरिजन टू पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4 ऑफ एथिक्स। ओके, चलिए, इसलिए यू नीड टू बी सिलेक्टिव एंड यू नीड टू बी काइंड ऑफ अटेंटिव व्हाइल स्टडिंग द इकोनॉमिक्स जीएस 3 पेपर। ठीक, अब देखिए सबसे पहला जो अपडेट यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज अबाउट द म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली क्लास में क्या होता है कि जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम ये तो जरूर बताते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करता है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बीइंग इशूइंग द सिक्योरिटीज, और हम ये भी बताते हैं दे बीइंग इशूइंग सिक्योरिटीज फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, जिन्हें आप टी बिल्स बोलते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो बीइंग इशूइंग समथिंग कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म के लिए वो सिक्योरिटीज इशू करते हैं। बट हार्डली वी पीपल आर डिस्कसिंग इन द क्लास, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो नॉट डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन आवर क्लासरूम, कि देयर इज अ बॉन्ड ऑल्सो विच इज बीइंग इशूड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप जानते हैं, जैसे दिल्ली में आपका एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आप जानते हैं सिटीज में इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, इन द डिफरेंट सिटीज वी हैव द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। So municipal corporation also need money for the development of the local area at a grassroots level, because आप जानते हैं कि जब बात आती है हमारी कॉलोनीज की बात आती है, मोहल्ले की बात आती है, तो वहाँ पे जो सारा का सारा डेवलपमेंट का काम किया जाता है दैट इज मेजरली बीइंग डन बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इसीलिए दे आर ऑल्सो हैविंग दी पावर टू इशू दी बॉन्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग मनी। अब देखिए इन चीजों को समझने के लिए अगर मान के चलिए ऐसा कोई अपडेट आता है, एंड यू पीपल हैव ऑलरेडी रेड इकोनॉमिक्स एज अ पार्ट ऑफ आर क्लासेस, व्हाटएवर थिंग्स वी आर डिस्कसिंग इन द क्लासरूम, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत आराम से इसको समझ पाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वाई? सी दिस पर्टिकुलर थिंग, द न्यू निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। अब इंडेक्स की बात आ रही है और निफ्टी की बात आ रही है, तो आप जानते हैं कि जब हम एनएससी बीएससी पढ़ते हैं तो उसमें हम इंडेक्सेस के बारे में पढ़ते हैं कि इंडेक्स होते क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं। विल ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशूड बाय इंडियन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस अक्रॉस मैच्योरिटीज एंड हैविंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैटेगरी रेटिंग। प्रेजेंटली द इंडेक्स इज 28 म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशूड बाय 10 इशूअर्स हैविंग क्रेडिट रेटिंग ऑफ AA कैटेगरी। आप जानते हैं AA इज वन ऑफ द हाईएस्ट कैटेगरी व्हेन इट कम्स टू द रेटिंग्स गिवन बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ओके, The index constituents are assigned weights based on their outstanding amount, यानी कि जितना ज़्यादा पैसा आपने मार्केट से रेज कर रखा है उसके अकॉर्डिंगली आपका वेट होगा उस पर्टिकुलर बॉन्ड का इंडेक्स के अंदर। देन आफ्टर दैट द बेस ऑफ द इंडेक्स इज बेसिकली January 1, 2021 एंड द बेस वैल्यू इज 1000. Okay, so you know this thing, when it comes to making an index we need to take a base value as 100 or 1000, so they have taken 1000 here. Municipal bond market is regulated by SEBI. The Indian municipal bond market has seen a resurgence of issuance after SEBI's issue and listing of Municipal Debt Security Regulation 2015 that came into effect. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, municipal laws in India allow municipal corporation to borrow but with the permission of the respective state government. अब जैसे यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है रिगार्डिंग आर्टिकल 293, जिसमें हम बात करते हैं कि व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू बोरो दे नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ देयर इज एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स द सेंट्रल। तो इसी तरीके से इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द अपडेट आई वुड से दैट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर and you people should know about it. So the point is what? That in case of our country, the central government can issue bond, state governments can issue bond, and the municipal authorities can also issue bonds here. Getting? So that is what we have. उसके बाद सेकेंड अपडेट है हमारा यहाँ पे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स। Okay, again a question that might be asked in your
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 इज अवेलेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इन द पोस्ट ऑफिसेज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5% पर एनम। ठीक है, अब आप जानते हैं सेविंग सर्टिफिकेट्स का मतलब क्या है, दैट वट एवर अमाउंट ऑफ मनी यू हैव सेव्ड, इफ यू वांट टू कीप योर मनी इन द फॉर्म ऑफ दिस सेविंग सर्टिफिकेट, तो आप क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस जाएंगे, फॉर्म भरेंगे और इस सर्टिफिकेट्स खरीद लेंगे और आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा। सेकेंडली, द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम वॉज अनाउंस्ड टू कमेमोरेट द आज़ादी का अमृत महोत्सव, दैट मीन्स 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। The Mahila Samman Saving Certificate is one-time scheme available from 2 years from April 23 to March 2025, यानी कि अभी भी ये available है, that you people can simply buy the bonds or saving certificates if you want. It will offer a maximum deposit facility of up to 2 lakh rupees in the name of woman or girl for 2 years at a fixed interest rate. Okay, तो fixed interest rate आपको मिलेगा 7.5%, no up no down as per the market complication. तो कहने का मतलब है कि आपकी सेविंग्स एकदम सिक्योर्ड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं तो 100% सिक्योर्ड है, आपका पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा विद इंटरेस्ट है। ओके, सो दैट इज द सेकंड थिंग विच इज बिग इन न्यूज इन द रिसेंट टाइम। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, बंगाल टॉप्स लिटरेसी इंडेक्स अमंग बिग स्टेट्स एंड यूपी इज द लास्ट। ओके, लिटरेसी इंडेक्स क्या है देखिए, West Bengal stood at the top while UP was at the bottom again among the large state category on the Foundation Literacy and Numeracy Index 2022, an indicator of literacy among children below 10 years of age। ठीक है, अब देखिए इससे एक चीज तो साफ रिफ्लेक्ट होती है कि व्हाट आर दी प्रायोरिटीज ऑफ द स्टेट्स। इसमें कुछ भी कहने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि विच स्टेट इज बेसिकली डूइंग व्हाट, इट्स ऑल अबाउट दी प्रायोरिटीज, कि आपको ध्यान किस पे देना है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है या फिर आपको बाकी मुद्दों पे ध्यान देना है। और आप जानते हैं बहुत सारे मीमीज बनते रहते हैं, बहुत सारे चुटकुले आते रहते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें व्हाट्सएप वगैरह पे लोग डालते रहते हैं। मैं जानता हूँ कि वो फेक होते हैं, वो अननेसेसरी टाइम पास होते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से तो प्रेरित होकर वो बनते ही हैं। ओके, सो पॉइंट ये है कि हमें देखना चाहिए कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटीज एग्जैक्टली है क्या, एंड अकॉर्डिंगली दे विल परफॉर्म। आगे देखिए, अमंग स्मॉलर स्टेट्स पंजाब वॉज एट द टॉप ऑफ द इंडेक्स वाइल तेलंगाना वॉज एट द बॉटम वाइल पुदुचेरी टॉप द इंडेक्स अमंग द यूटीज वाइल लद्दाख वॉज द फर्स्ट परफॉर्मर। ठीक है, तो ये आपका इंडेक्स है, दैट इज टेलिंग यू अबाउट। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आप ये बता सकते हैं, अगर मान लीजिए कुछ भी, तो दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन यूज एज अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम्पल in your means examination, that in the recent time that the states which are one of the most poor states in case of our country, जैसे वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द स्टेट जहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा नहीं और गरीबी भी काफ़ी ज़्यादा है। सो बाय फोकसिंग ऑन द क्वालिटी एजुकेशन एंड द अदर, देन ऑब्वियसली इन द लॉन्ग टर्म द थिंग्स कुड बी मच मच बेटर ओवर देयर। तो इस तरह से आप पॉइंट्स बना के अपने मेंस एग्जामिनेशन में इस इंडेक्स को या इसके पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज अबाउट दी असेट मोनेटाइजेशन। ठीक है, अब देखिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 2022-23 का टारगेट था टू डू दी असेट मोनेटाइजेशन, दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट इट। तो एज यू कैन सी, द सेंटर इज लाइकली टू मिस द असेट मोनेटाइजेशन टारगेट ऑफ 1.62 lakh crore for this fiscal year by whopping 55,000 crore rupees। अब देखिए सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस असेट मोनेटाइजेशन। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में गाड़ी पड़ी है और वो गाड़ी आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो गाड़ी आपके लिए क्या है, एक असेट है। ओके, सो दैट कार इज नॉट अर्निंग एनीथिंग फॉर यू इफ दैट कार इज बीइंग पार्क्ड इन योर पार्किंग एरिया। आपने क्या किया, उस गाड़ी को लगाया, उस गाड़ी को आपने सिंपली किसी एक ड्राइवर को बोला कि भैया तुम इस गाड़ी को चलाओ ओला या उबर में और इससे जितना कमा सकते हो कमाओ, आई जस्ट नीड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ। आपने बोला कि मुझे 20,000 रुपये महीना चाहिए, 15,000 रुपये महीना चाहिए, 10,000 रुपये महीना चाहिए, दिस इज द मनी विच आई वॉन्ट, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन कीप दिस कार
and you need to run this car, the maintenance and everything is basically yours. तो बेसिकली पॉइंट यहां पे क्या निकला कि वो जो असेट थी जिससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, नाउ आई एम एबल टू अर्न समथिंग आउट ऑफ इट। यानी कि वो असेट मेरी क्या हो गई है, वो असेट मेरी अब मोनेटाइज हो गई है, बिकॉज दिस असेट इज गिविंग मी सम सॉर्ट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। उसी तरह से मान के चलिए हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी ऐसी एसेट्स हैं जो उनकी यूज में नहीं आ रही है, या फिर बेसिकली उनसे गवर्नमेंट को कोई अर्निंग नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक रोड है जो गवर्नमेंट के अंडर है, नेशनल हाईवे आप कह सकते हैं, और गवर्नमेंट को उस नेशनल हाईवे में मान के चलिए काफ़ी पैसा लगाना है, बिकॉज वहाँ पे बहुत टूट फूट और वो सड़क एकदम बर्बाद खराब हो चुकी है। द सड़क इज इन अ वेरी वेरी बैड कंडीशन। ओके, सो गवर्नमेंट थॉट दैट इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग मनी in that road, to earn money, to simply make the road in a fine condition, why not I should earn something out of it। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जो रोड थी वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी, दैट यू नीड टू मेंटेन इट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, एंड इन ली ऑफ दैट यू कैन सिंपली कलेक्ट टोल ऑन दैट रोड। परंतु अगर आपको टोल कलेक्ट करना है, रोड को चलाना है, रोड को अपने कंट्रोल में लेना है, देन यू हैव टू पे अस दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, इतने साल के लिए। ओके, सो इन दैट वे द गवर्नमेंट इज बेसिकली बीइंग एबल टू मोनेटाइज दैट असेट। यानी कि आप कह सकते हैं जो हाईवे कभी आपके लिए फ्री हुआ करता था, नाउ यू हैव टू पे टोल फॉर दैट, बिकॉज गवर्नमेंट उसको मेंटेन नहीं कर रही है, इट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय सम प्राइवेट कंपनी एंड नाउ दे विल कलेक्ट टोल आउट ऑफ इट। फिर मान के चलिए जैसे देख सकते हैं कि दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL कंपनी, जो दिल्ली और मुंबई के लिए पहले आप जानते हैं जो टेलीकॉम की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी अनयूज्ड पड़ी है, और वो बहुत ही महंगी महंगी प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली के प्राइम एरियाज के अंदर। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सिंपली यूज दोज प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, कि आपने उनको रेंट पे दे दिया या फिर आपने उनको लीज पे दे दिया, सो अगेन गवर्नमेंट इज गोइंग टू अर्न लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। ओके, तो पॉइंट यहां पे ये है कि गवर्नमेंट इस तरीके से असेट्स को मोनेटाइज करके दे आर बीइंग एबल टू अर्न मनी आउट ऑफ दैट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इससे गवर्नमेंट को तो फायदा है, पर जनता को तो डेफिनेटली इससे नुकसान हो सकता है, और इनफैक्ट हो ही रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, द सेंटर इज लाइकली टू मिस दिस डिस्पाइट द हैवी लिफ्टिंग बाय द कोल एंड माइनिंग सेक्टर्स, द इंडियन रेलवेज अलोन में फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स एनुअल टारगेट ऑफ 28,000 करोड़। अब देखिए यहाँ पे लिखा कोल एंड माइनिंग सेक्टर, तो बेसिकली जो कोल माइंस है एंड दी अदर दैट इज आल्सो विनिंग असेट ऑफ द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट इज गोइंग टू सिंपली डू व्हाट, ऑक्शन ऑफ दैट, एंड द गवर्नमेंट इज एबल टू अर्न आउट ऑफ दैट। रेलवे की बात करेंगे तो कुछ रेलवे लाइन, जैसे आप जानते हैं आजकल कुछ ट्रेन है जो प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रही है, एंड दे नीड टू पे समथिंग टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ इट टू सिंपली ऑपरेट दैट लाइन, दैट इज आल्सो बीइंग पार्ट ऑफ इट। The center has raised 29,000 crore rupees from the asset monetization so far in 22-23, of which mines and coal ministers account for 17,000 crore rupees। अब देखिए इसमें तो अच्छी खासी आय होती ही होती है, तो ये पॉइंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो अगेन आपका मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, 100 क्लस्टर्स आइडेंटिफाइड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या कहती है गवर्नमेंट, द सेंटर हैज जीरोड इन अबाउट 100 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स for all-round development of infrastructure in close coordination with the states, a senior official said on Thursday, using the Gati Shakti National Master Plan। गति शक्ति आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर डाल दिए हैं, एंड दैट प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बी टेकन ओवर बाय सेंट्रल, स्टेट एंड मोर ओवर दी प्राइवेट कंपनीज फॉर द पर्पस ऑफ इंटेंसिव डेवलपमेंट इन केस ऑफ आवर कंट्री। The center and relevant states will identify gaps in infrastructure in an area of around 150-200 kilometers from a cluster that houses an important project and work towards budgeting their shortfall. The government has identified 66 large greenfield projects। greenfield का मतलब है जो एकदम नए प्रोजेक्ट्स की गवर्नमेंट बात कर रही है, worth about 5 lakh crore for development under the Gati Shakti initiatives to boost infrastructure। तो 100 क्लस्टर आइडेंटिफाई किए हैं अलग अलग जगह पे। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो गैप्स हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग, आइडेंटिफाई गैप्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एन एरिया ऑफ अराउंड 150 to 200 किलोमीटर्स फ्रॉम द क्लस्टर दैट हाउसेज एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, एंड अंडर दैट यू कैन सिंपली से कि
to make this project even more successful, you need some kind of coordinating activities here and there. तो उनको बेसिकली 150 से 200 किलोमीटर के अंदर डेवलप किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप बात करें कि आपने एक लेट सपोज आपने एक पावर प्लांट लगाया है कोल बेस्ड, तो उसमें क्या है कि यू नीड टू बेसिकली डेवलप दैट पावर प्रोजेक्ट इन सच अ वे that you will be able to have a coal mines within the areas of 150-200 kilometers, something like that, so that you will be able to have a proper whatever, like जैसे अगर कोल आने में दिक्कत देरी हो रही है तो हो सकता है कि आपका कोल प्लांट बंद हो जाए, this kind of problem. So in that way they want to simply do such kind of activities so that they will be able to make the projects even more successful in case of our country. ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका. अब देखिए, India's per capita income has doubled since 2014-15. अब देखिए इस पॉइंट के दो एस्पेक्ट हैं. क्या हमें खुश होना चाहिए और क्या हमें इसके लिए न्यूट्रल रहना चाहिए? क्योंकि देखिए सैड होने की तो कोई बात है ही नहीं, सैड होना तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि इनकम भी तो बढ़ रही है, इसमें सैड होने की क्या बात है? या तो हैप्पी रहिए या न्यूट्रल रहिए. तो कुछ लोग बोलते हैं और यार मजा आ गया, और कुछ लोग बोलते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है यार, बढ़ गई, हमारा तो वही कमाई है. तो वही है न्यूट्रल. क्योंकि देखिए हमारे देश में जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है दैट इज वेरी वेरी हाई, एज यू पीपल आर अवेयर अबाउट इट. जैसे कुछ दिन पहले की बात है, जब एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें मुझे ये पता लगा कि हमारे देश में जो टॉप 1% लोग हैं जिनके पास 1950s में करीब 10 से 12% वेल्थ होती थी, टॉप 1% के पास 10 से 12% वेल्थ, वो अब वेल्थ बढ़ के उनके पास ऑलमोस्ट 40 to 45% हो गई है. दैट मीन्स दैट टॉप 1% ऑफ आर पीपल आर होल्डिंग ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द कंट्री. दैट मीन्स इनइक्वालिटीज आर राइजिंग इन आवर नेशन. तो कहने का मतलब ये कि अगर उनकी इनकम बढ़ी है एंड व्हेन वी डिवाइड द टोटल नेशनल product of our country with the population, they will simply get the per capita income. तो जरूरी नहीं है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है तो उससे सबको ही फायदा हुआ हो. दैट इज नॉट दी फैक्ट, बिकॉज पर कैपिटा इनकम इज ओनली टेलिंग यू दिस इज द एवरेज इनकम ऑफ आवर सोसाइटी, जिसमें आपके अंबानी साहब भी इंक्लूड हैं, अदानी साहब भी इंक्लूड हैं, और जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब उसके अंदर इंक्लूड है, और एक गरीब आदमी भी इंक्लूड है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है या फिर वो एमजी नरेगा के अंदर काम करता है. ओके, बट सर्टेनली अगर ये ग्रोथ हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ है, क्योंकि देखिए पॉवर्टी से रिलेटेड अभी तक कोई भी एक्चुअल फैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं प्रोवाइड किए आफ्टर 2011-12. जो आप कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ने पॉवर्टी के ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट दी है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है दैट्स ए डिफरेंट थिंग, बिकॉज दैट इज अबाउट द फैमिली हेल्थ, इट्स नॉट अबाउट पॉवर्टी. ओके, सो पॉवर्टी के लिए जो हमारे सर्वेज होते हैं, जो हमारे नीति आयोग करवाता है थ्रू समथिंग कॉल्ड दी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो भी हमारे पास एजेंसी है मॉस्पी के अंदर, जो वो काम करते हैं, व्हेन दे विल प्रोवाइड द एक्चुअल रिपोर्ट देन विल गेट टू नो कि पॉवर्टी कितनी कम हुई है नहीं हुई है. अभी केवल हमें ये पता लगा है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम 2014-15 में थी, वो अभी की बात करें तो वो डबल हो गई है. फॉर एग्जाम्पल इट इज 1,72,000 in 2022-23 and that is being up from 86,647 in 2014-15. और स्पेसिफिकली देखिए इस चीज को बताया गया है बिकॉज फ्रॉम हेयर यू हैव अ न्यू गवर्नमेंट इन पावर. So this thing has been highlighted specifically to provide and to simply highlight कि देखिए नई गवर्नमेंट आने के बाद हमारे देश में पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है 14-15 से 22-23 के बीच में. दैट मीन्स ऑलमोस्ट यू कैन से इन जस्ट दैट यू कैन अराउंड 7 to 8 ईयर्स मान लीजिए. 14-15 के बाद 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23. तो कहने का मतलब है कि 8 साल के अंदर इनकम डबल हो गई है. ठीक. In real terms, constant prices, the per capita income has increased by about 35% from 72,805 to 98,118 in 2022-23. तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या है कि remaining is basically is nothing but the impact of inflation in the country. Or inflation is something where you're not better off. You're basically on an equal pedestrian because you're being earning only that much extra by which you will be able to take care of the price rise. Most of this increase has
occur to the top 10% ऑफ द पॉपुलेशन। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेनली इनकम इंक्रीज हुई है वो देश की टॉप 10% पॉपुलेशन को हुई है, ना कि रिमेनिंग 90। दैट मीन्स इट इज नॉट अ साइन ऑफ inclusive growth in case of our country. So that is one of the point that you can use as a part of a mains examination to show the inequality of income, poverty in case of our country, and moreover the unequal distribution among the population and between the states also, that you can simply highlight. Next आता है हमारा नीति आयोग for viability gap funding to the गौशाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है आजकल, आप जानते हैं बहुत ही सेंसिटिव मैटर है अगर आप मानेंगे हमारे देश में गौशालास को लेके। बहुत सारी स्टेट्स को हमारे देश में डिक्लेयर कर दिया गया है दैट दी स्टेट्स आर बीइंग टोटली फ्री फ्रॉम दी जो गली में पशु पक्षी, जो पशु होता है ना, जो आपके पालतू होते हैं, जैसे डॉग हो गए, काउज हो गई, दे आर बीइंग टोटली फ्री फ्रॉम कैटल्स। सो यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ दिस। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि वो रिपोर्ट्स किस बेसिस पे आती है, क्योंकि हरियाणा इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट विच इज बीइंग डिक्लेयर एज अ कैटल फ्री। दैट मीन्स देयर इज नो दीज थिंग्स दैट यू विल फाइंड ऑन द स्ट्रीट्स। बट अगर मैं गुड़गांव की हालत बताऊं, सो विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया ऑफ एंटायर हरियाणा, एंड मोर ओवर इट्स IT कैपिटल ऑल्सो बीइंग कॉल्ड ऑफ द हरियाणा स्टेट। तो यहाँ तो मेरे घर के आसपास ही मुझे बहुत सारी कैटल्स दिख जाती है रोड पे घूमते घामते, और उनसे खूब ट्रैफिक भी इम्पैक्ट होता है और कई बार वो बेचारी घायल भी हो जाती है। तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि उनके लिए गौशालाएं बनाए जाएं और ज़्यादा, जिससे कि वहाँ पे उनको एकोमोडेट किया जा सके, उनका रखरखाव किया जा सके, उनको प्रॉपर खाना मिल सके, प्रॉपर भोजन मिल सके, और इसके लिए चाहिए आपको पैसा, और पैसा इन चीज़ों में लगाने के लिए जल्दी से प्राइवेट सेक्टर तैयार होता नहीं है। सो दैट्स वाई नीति आयोग प्रोवाइडेड समथिंग कॉल्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर दी गौशालास। यानी कि अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए गौशाला बनाने के लिए आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए और मिल आपको इन्वेस्टर रहा है जो इसमें 8 करोड़ या 7 करोड़ लगाने को तैयार है, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी विल बी सिंपली स्पेंट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। So the NITI Aayog has proposed providing viability gap funding to Gaushalas in the form of capital assistance and marketing of cow dung and cow urine based formulations for applications in agriculture to make Gaushalas economically viable. Okay? तो उनके जो भी वेस्ट होते हैं उसको, जैसे बताते हैं ना कि आजकल यूरिन से और उनके काउ डंग से there are so many products are being made because lot of research is being going on in case of our country for this particular thing. तो उनको इकोनॉमिकली वाइबल बनाने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए, बनाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। It has also proposed making it mandatory for fertilizer companies to sell 10 to 20% of the biofertilizers or organic manure with the urea to substantially increase their offtake and give boost to गौशाला इकोनॉमी। तो जैसे आप जानते हैं पहले हमारे देश में लॉन्च हुआ था नीम कोटेड यूरिया, कि नीम बेसिकली और नीम ऑयल was spreaded on the urea so that the black marketing and the diversion to the industry can be stopped. The same way they are being saying that we need to also being use this particular thing as a organic fertilizers beside urea also. तो उसके साथ साथ इसको सेल किया जाए so that the it will be made even more economically viable. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इसके ऊपर रिसर्च करके और इसको किसी ना किसी तरह से यूरिया के साथ मिक्स करके या जो भी है उसको एक रूप दिया जाएगा, so that the things will be even more useful and can be used all over the country and you will be able to make the गौशालास even more economically viable. ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा 7 states to get मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। जैसे मेगा फूड पार्क की बात की गई थी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, वैसे अब बात करी जा रही है देश के अंदर किसके ऊपर, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। क्योंकि टेक्सटाइल में आप जानते हैं धीरे धीरे हमारी कंट्री पिछड़ रही है टू आर नेबरिंग कंट्री लाइक बांग्लादेश एंड दी अदर व्हेन इट कम्स टू दी एक्सपोर्ट्स। तो आगे बढ़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। जैसे क्लस्टर बेस्ड मीन्स that you have a market where the people can simply come and sell their cotton product and the other, then you have the companies who will do the stitching and all, and then you have the market to also sell and export outside our country. So same way India will set up 7 PM Mitra textile parks which would provide integrated large scale and modern industrial infrastructure facility for the entire value chain of the textile industry. The mega textile parks will be set up in Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.
The parks will attract massive investment and create lakhs of jobs. The government has provided an outlay of 4,445 crore rupees for these parks and expects to draw an investment of around 70,000 crore rupees की investment यहाँ पे होगी. तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए the government is basically been doing this particular thing also. So let's see कि when these things are going to come up in case of our country. तो कब आते हैं ये हमें पता लगेगा जल्दी ही. इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा नेशनल गैस ग्रिड. It is a 33,764 kilometer long natural gas pipeline network that the center has started to connect all major supply and demand centers in the country under the purview of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board. The grid, when fully established, will ensure easy availability of natural gas across all regions country and reduce our reliance on crude oil. Out of this, around 21,500 kilometers natural gas pipelines are operational and total of around 13,500 kilometers length of pipelines is under various stages of construction. The Bihar portion of the Barauni-Guwahati pipeline, which connects Bihar to national gas grid, was completed recently. Okay, तो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पाइपलाइन. व्हाट इज नेशनल गैस ग्रिड, क्या किलोमीटर्स हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा नहीं होगा. तो आपका मेंस में भी इससे क्वेश्चन बेसिकली बन सकता है एज अ पार्ट ऑफ योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग दी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो. सो यू नीड टू प्रिपेयर अबाउट दी national gas grid also as a part of your mains and prelims examination. ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद देखिए जो एक टॉपिक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें हम डिस्कस करते हैं नेशनल, जिसमें हम बात करते हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स. ठीक है, और आप मान के चलिए यहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है. क्योंकि देखिए जब मैं देखता हूं कि जब हम सोशल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन की हो, चाहे वो पॉवर्टी की हो, चाहे आप बात करते हैं एजुकेशन की हो, हेल्थ केयर की हो, सैनिटेशन की हो, तो ग्लोबल लेवल पे जितने इंडेक्स आपको मिलेंगे उसमें वी पीपल आर नॉट परफॉर्मिंग रियली वेल. बट व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आई वुड से स्पेसिफिकली, जैसे आपको याद होगा जब बात होती थी आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, सो वी पीपल वर डूइंग प्रीटी वेल इन दैट. The same way we are also doing well in case of this particular index that shows that how well developed and connected infrastructure you have in your country. Okay, so India improved its ranks to 38 from 44 in 2018 in World Bank's Logistics Performance Index in 2023. Significant investments in both soft and hard infrastructure as well as technology has led to an improvement in India's ports performance. Singapore topped the index. LPA is a benchmarking tool created to help countries identify challenges and opportunities they face in their performance on trade logistics. अब किस बेसिस पे होते हैं? यहाँ पे होता है आपका कस्टम परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी एंड टाइमलाइननेस ऑफ शिपमेंट्स. तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे ये आपको प्रोवाइड करते हैं कि हाउ वेल वी आर डूइंग. सो सर्टेनली इट्स अ गुड इंप्रूवमेंट. 44 से 38 पे आ गए हैं इन 5 years span of time. So it's a good achievement on the part of our country. क्योंकि इसमें आप मान के चलिए आपका रेलवे हो, चाहे आपका पोर्ट की बात हो, चाहे आपकी एयरपोर्ट की बात हो, चाहे आपकी रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे आपकी नेशनल वाटरवेज की बात हो, सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कि हाउ वेल यू आर बेसिकली डेवलपिंग दैम. क्योंकि जब आप एक आर्टिकल मान लीजिए दिल्ली से भेजते हैं टू द साउथ ऑफ आवर कंट्री, लेट्स सपोज टू तमिलनाडु, टू द अदर प्लेस, with any of the, so that depends upon the size, that which mode of transport you're basically using. So it will see कि how much time you are being taking, pricing क्या है उसकी, ठीक है, टाइमलाइननेस क्या है, ठीक है, फिर उसके अलावा जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर देखी जाती हैं और बेसिकली वो इंक्लूड की जाती हैं. सो दैट इज वन ऑफ द इंडेक्स दैट यू पीपल शुड नो अबाउट इट. दैट्स एन अपडेट बिकॉज द रैंकिंग इज एन अपग्रेडेड ऑलमोस्ट आफ्टर 5 years. उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका एक टर्म जिसका नाम है महाऋषि. ठीक है, व्हाट इज दिस महाऋषि थिंग वी हैव हियर. तो यहां पे है आपका मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव. तो पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए. फुल फॉर्म क्या है? मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव. ठीक है, आप जानते हैं G20 की समिट की बात चल रही है आजकल, काफ़ी अरेंजमेंट हो रहे हैं दिल्ली में. ऑलमोस्ट 6.5 से 7 लाख
पौधे लगाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग फ्लावर पार्ट एंड दी अदर, सो दैट द दिल्ली विल लुक अमेजिंग। एंड सर्टेनली उससे फायदा तो बहुत होने वाला है, क्योंकि पॉल्यूशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और दिल्ली सुंदर भी लगेगी। बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये है दैट वी आर स्पेंडिंग करोड्स to for the beautification of Delhi, so we also need to do the proper management of it once the this summit will be over। क्योंकि अगर आप उनको ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो वो सारी इन्वेस्टमेंट जो आपने लगाई है वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी, सारे के सारे पौधे, सारे के सारे पेड़ जो आप लगा रहे हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो यू नीड टू डू द प्रॉपर केयर ऑफ इट। ओके, पार्टिसिपेंट्स ऑफ G20 मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर, चीफ साइंटिस्ट ऑन सस्टेनेबल agriculture and food system for healthy people and planet unanimously supported the launch of Maharishi। Its secretariat will be housed at Indian Institute of Millets Research, Hyderabad। आप पूछ सकते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली आपका कहाँ पे लोकेटेड है। विद टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम ICRISAT 1 CGIAR सेंटर एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको ऑनलाइन ढूंढनी है, ठीक है, और इनका काम क्या है ये भी आपको ऑनलाइन सर्च करके देखना है। इट विल फोकस ऑन रिसर्च एंड अवेयरनेस अबाउट एग्रो बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन अलाइनिंग विद इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो 2023 जो है वो मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर बताया गया। ये तो आपको पता ही है, न्यूज़ में भी बहुत बार आया है, रेडियो पे भी आता रहता है, और अलग अलग टाइम पे हमें यहाँ वहाँ से इनके बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशिएटिव क्या है एंड व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। तो मेन पर्पस यहाँ पे ये है कि जो हमारे, देखिए आज के टाइम में हो क्या रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब की चीज़ों चक्कर में चाइनीज़ प्रोडक्ट एंड दी अदर जो हम खाते हैं मार्केट में इतने ज़्यादा, चाप और ये वो सब आजकल तो बहुत चल गया है, चाप हो गया, मोमोज हो गया, ये सब फालतू की चीज़ें चलती हैं, उनकी वजह से जो मेनली न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं के रिगार्डिंग रिसर्च करके वी नीड टू डेवलप डिफरेंट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट, सो दैट पीपल विल ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स एंड दे विल सिंपली स्टार्ट यूजिंग इट। क्योंकि मान के चलिए जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है ना, उनमें लोगों की रुचि खत्म होती जा रही है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मेरे घर के पास जो मार्केट है, जब मैं वहां जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां बहुत सारे स्टॉल लगे रहते हैं खाने पीने के। देयर इज अ लॉट ऑफ स्टॉल्स आर बीइंग देयर ऑफ दी डिफरेंट फूड आइटम्स, जिसमें मेजरली होते हैं आपके चाइनीज, जिसमें आपके मोमोज और ये नूडल्स और ये सब चलते रहते हैं। देन सेकेंडली दूसरा मिलेगा मुझे मोमोज काउंटर, थर्ड मिलेगा चाप काउंटर्स, फोर्थ मिलेगा गोलगप्पे जो चल रहे होते हैं थोड़ा, और कहीं कहीं आपको दिख जाएगा कि टिक्की वाला जो पहले बहुत पॉपुलर थे अब उनके पास कस्टमर्स कम हो गए हैं। परंतु वहीं पे जब मैं देखता हूं कि एक लस्सी वाला खड़ा है, देयर इज अ वन काउंटर वेयर यू आर गेटिंग लस्सी एंड यू आर बीइंग गेटिंग समथिंग विच इज बीइंग काइंड ऑफ व्हाट यू से हेल्दी। जैसे एक शकरकंदी नाम की चीज आती है कि शकरकंदी वाला काउंटर आगे बैठा है या फिर वो सब बैठा है, हार्डली यू विल गेट द कस्टमर्स ओवर देयर बिकॉज पीपल आर नॉट रियली इंटरेस्टेड टू ईट दैट। तो वही मान के चलिए आज के का जो लाइफस्टाइल हो गया, जिस तरह से चीज़ों को पॉपुलराइज किया जा रहा है उसकी वजह से जो न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं उनसे ध्यान हटता जा रहा है और लोग आप देखेंगे एकदम मोटे ताजे होते जा रहे हैं। दैट इज वॉट इज बीइंग हैपनिंग and that's why people are also been getting a lot of health disease because they have a lot of deficiencies of essential vitamins and nutrients in their body. So we need to take care of our proper diet. Okay? उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा Fitch retains India's rating at BBB- with stable outlook amid robust growth। आप लोग जानते हैं कि जितनी भी एजेंसीज हैं ग्लोबल लेवल पे, चाहे स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स है, चाहे आपकी फिच एंड मूडीज है, चाहे मूडीज है, these big agencies, big three, they rate our country। और आप जानते हैं रेटिंग काफी कुछ इंपैक्ट करती है हमारे देश को। सो रेटिंग देते हुए एजेंसीज बहुत सारे फैक्टर्स को इन अकाउंट करती हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी ग्रोथ हो गई, इन्फ्लेशन कितनी है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, दे विल टेक इनटू सेवरल इंडिकेटर्स इनटू अकाउंट टू प्रोवाइड यू दी रेटिंग। ओके, सो पॉइंट यहां पे ये निकल के आता है कि जब ये रेटिंग्स हमें प्रोवाइड करते हैं, हाउ डज इट इम्पैक्ट। अब देखिए ग्लोबल लेवल पे जब हम बात करते हैं अलग अलग एजेंसीज की और उनकी रेटिंग की, तो रेटिंग्स ये इंडिकेट करती हैं कि हाउ वेल द कंट्री इज डूइंग, हाउ स्टेबल द गवर्नमेंट इज ओवर देयर, हाउ द बिजनेस आर बेसिकली बीइंग परफॉर्मिंग ओवर देयर। तो अगर इनकी रेटिंग्स हमें बोल रही है कि हम स्टेबल हैं, चाहे हम BBB में आ रहे हैं माइनस में आ रहे हैं, बट द पॉइंट इज व्हाट, इफ दे आर सेइंग स्टेबल फॉर दी
investment outlook, then certain it is going to help our country to have the interest of the investors in case of our country. इसलिए आप देखेंगे कि रेटिंग आने के बाद आपको दिखेगा कि हमारी स्टॉक मार्केट में बहुत उछाल आया है। पिछले 5-6 महीने की बात करेंगे, जो इंडेक्स हमारा 59-60,000 पे था बीएससी का सेंसेक्स, दैट हैज क्रॉस्ड इन द रिसेंट टाइम even 66,000 mark. So that is a big achievement and that is a huge returns people are getting in case of stock market. तो ये बोलते हैं global ratings agency Fitch Ratings has affirmed India's sovereign rating at BBB- with a stable outlook on the back of robust growth outlook and resilient external finance. The agency forecast India to be the fastest growing economy in 2024 financial year, but said its growth will slow to 6 to 7% in financial year 2013 due to headwinds from elevated inflation, high interest rates, and subdued global demand, along with fading pandemic-induced pent-up demand. India's rating has remained unchanged at BBB-, which is the lowest investment grade since August 2006. और आप जानते हैं काफ़ी बार इन रेटिंग्स को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो ये अपग्रेड क्यों नहीं करते। तो बहुत सारे लोग इनको तवज्जो देते भी हैं, बहुत सारे लोग आर बीइंग काइंड ऑफ वेरी मच न्यूट्रल अबाउट वट एवर इज बीइंग सेड बाय दीज बॉडीज एंड एजेंसीज एट ए ग्लोबल। ठीक है, तो एक है हमारा पॉइंट। इसके बाद देखिए, ये एक एजेंसी की जो रेटिंग्स हैं उनका यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें आपको दिखेगा AAA+ में आपको दिखेगा कैनेडा है टॉप लेवल पे, फिर AA+ में आपको दिख जाएगा यू हैव अमेरिका, फिर AA में you have even more lighter countries like this, Chile, then you have the country of China over here. Then after that you have the countries where you have the A-, BBB+, so different ratings we have. So हमारी जो rating है आप देख रहे हैं, that is in yellow and that is in BBB-. So very few countries you have at a global level which are being doing pretty well, specifically if we talk about this Australia, then some of the European countries, then you have the North America, except the other countries are not having a very good rating. ठीक है, इसके बाद देखिए एक चीज जो और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज की है वो है आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 to 28. The policy was expected in 2020-21, but due to COVID-19 pandemic the policy has been delayed. तो मैं आप लोगों को कहूँगा एक बार जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं they should update and they should read this particular policy. I'm providing you the link here in the description box also. You can simply have this link and you can simply update your notes regarding the foreign trade policy of 2023. ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए कुछ टर्म्स हैं जो आपकी न्यूज में थी, that I want to discuss with you one by one. सबसे पहले है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रीन वॉशिंग इज समथिंग वेयर यू कैन से, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कपड़े धोते हुए हरा कलर डालना, नो, नॉट एट ऑल। देखिए आजकल आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं जहां पे वो बोलते हैं दैट आवर प्रोजेक्ट इज टोटली एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं होगा, हम बहुत सारा जो रिसाइक्लेबल मटेरियल है वो यूज़ करने लगे अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, जो पॉलीथीन आप यूज़ कर रहे हैं वो रिसाइक्लेबल है। ठीक है, इस तरह से वो बेसिकली बताते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे वो आपके ग्रीन है। ओके, बट इन रियलिटी दे आर नॉट ग्रीन एट ऑल। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं देख रहा था कि एक कंपनी ने उसमें लिखा हुआ था कि हमारी जो पैकेजिंग मटेरियल है उसमें हम रिसाइकल्ड प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 50% हमने बढ़ा दिया यूज करना। What was the line over there? And that was a something which is being done by every company in case of food product also. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे कि उन्होंने लिखा था कि अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग के अंदर हमने ऑलमोस्ट 50% रिसाइक्लेबल मटेरियल एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने उनके वेबसाइट पे जाके मैंने चीज़ों को पढ़ा तो मुझे पता लगा कि पहले वो अपने प्रोडक्ट में रिसाइक्लेबल मटेरियल 2% यूज़ कर रहे थे, अब उन्होंने बढ़ा के उसको 3% कर दिया है, यानी कि 1% बढ़ाने से 50% इंक्रीज हो गया है। दैट इज हाउ दे आर बेसिकली बीइंग राइटिंग। तो बेसिकली आपको बुद्धू बनाया जा रहा है। तो ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम पे उसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली कुछ नहीं है, परंतु उसको दिखाए ऐसे जाता है कि दैट इज समथिंग वी आर बीइंग डूइंग रियली
ग्रेट आउट ऑफ इट। क्योंकि देखिए एक टर्म यहां पे आपको लिखेगा ग्रीन डिपॉजिट। ग्रीन डिपॉजिट बेसिकली कि कुछ ऐसे डिपॉजिट जिनको केवल एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए ही आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डिपॉजिट्स, कि जो पैसा इसके अंदर आएगा दैट वी आर गोइंग टू यूज ओनली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। वैसे ग्रीन डिपॉजिट्स में आप कह सकते हैं कि वट एवर अमाउंट ऑफ मनी यू विल केप्ट इन दीज डिपॉजिट्स दैट विल बी यूज ओनली फॉर दी दोज प्रोजेक्ट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली हेयर। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली वो बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है दैट यू आर बीइंग प्रोजेक्टिंग अ प्रोजेक्ट एज अ ग्रीन, बट इन रियलिटी हार्डली इट इज हैविंग समथिंग ग्रीन आउट ऑफ इट। जैसे भी मैंने आपको 2 से 3% बोला, 50% बढ़ा दिया, वैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल दूं, खाने पीने के प्रोडक्ट में तो कंपनी और भी बेवकूफ बनाती हैं। जैसे नैचोज आते हैं आजकल, आप जानते हैं, उसमें चीजी नैचोज, एक्स्ट्रा चीजी, और जब उनके पैकेट को पीछे मोड़ के देखो तो आपको पता लगेगा कि उसमें चीज का कंटेंट केवल 1% का है। बट व्हाट इज द मोस्ट हाईलाइटेड थिंग? चीजी नैचोज, दैट इज व्हाट दे बी डूइंग। और एक्स्ट्रा चीजी का मतलब क्या कर देंगे? 1.1% कर देंगे, 1.2% कर देंगे, दैट इज व्हाट दे डन एक्स्ट्रा चीजी आउट ऑफ इट। ये है, तो दिस इज ग्रीन वॉशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, टू प्रोजेक्ट समथिंग विच इज अ ग्रीन बट इन रियलिटी दैट इज नॉट अ ग्रीन प्रोजेक्ट एट ऑल। तो पहला पॉइंट ये। लेटर ऑफ कंफर्ट का मतलब देखिए यहां पे अगर आपको मैं बताऊं कि लेटर ऑफ कंफर्ट का मतलब क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ए गारंटी। जैसे मान लीजिए आप कहते नहीं है कि यार ये मेरा दोस्त है, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं, ही इज माय फ्रेंड, आई एम टेकिंग द गारंटी, तू दे दे पैसे ऐसे, तू दे दे पैसे ऐसे। अब देखिए मैंने सिर्फ ये बोला कि तू दे दे ऐसे पैसे, ये मेरा दोस्त है, बट मैंने ये नहीं बोला है कि अगर कल को ये पैसे रिटर्न नहीं कर पाया तो मैं पैसे दूंगा। आई एम नॉट सेइंग दिस, आई ओनली सेड कि ये मेरा दोस्त है, दे दे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? So it's not like that I am going to repay if that person is going to fail to repay the money. I am only saying यार तू कंफर्ट जोन में आ जा, बस समझ, तो कंफर्ट जोन में आ जा कि मेरा दोस्त है, तू दे दे पैसे। That is what is the letter of comfort. तो एक जैसे आप जानते हैं ऑडिट कंपनीज होती हैं, और ऑडिट कंपनीज के काम करने पे तो 50 सवाल उठते हैं हमारे देश में, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ऑडिट कंपनीज ने जिन कंपनीज के अकाउंट्स को ऑडिट करके बोला कि दैट दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, वो अगले साल फेल हो गई, वो बंद हो गई, बर्बाद हो गई। डीएफएचएल का एग्जांपल ले लीजिए आप, और बहुत सारी कंपनी का एग्जांपल आपको हमारे देश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं दे आर आल्सो नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली। लूप होल्स बहुत सारे हैं, केयरलेसनेस बहुत है काम करने के अंदर, तभी तो अच्छी भली कंपनियां, वरना इन चीजों को हाईलाइट किया जा सकता है ना व्हेन यू डूइंग द ऑडिट, व्हेन यू बी डूइंग द रेटिंग ऑफ दीज कंपनीज, बट नहीं हो रहा है। तो ऑडिट कंपनी ने लिख के दिया एक बैंक को कि सर ये जो कंपनी है ना एबीसी लिमिटेड, इट इज डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब। ठीक है, ये सॉल्वेंट कंपनी है और इनके इंसॉल्वेंट होने के चांस ऑलमोस्ट निल है इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब 2, 4, 5, 10 साल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर हम आपको बोल रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं कि दिस कंपनी इज बेसिकली सॉल्वेंट एंड द कंपनी इज इन गुड पोजीशन, आप लोन देना चाहें तो दे दीजिए। ओके, सो इन अ वे यू आर बीइंग मेकिंग द बैंक कंफर्ट, or you can say comfortable, so that they will be able to provide loan to this company. पर अगर कंपनी फेल हो गई, कहते हैं ना फेल हो गया, कि अगर कंपनी फेल हो गई कल को और वो लोन नहीं दे पाई तो ऑडिट कंपनी रिटर्न नहीं करेगी। दैट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ व्हाट, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी इन द करंट टाइम। फ्यूचर की गारंटी कोई नहीं लेता मेरे भाई, समझे नहीं समझे? दैट इज अ लेटर ऑफ कंफर्ट। फिर आया आपका डी डॉलराइजेशन। डी-डॉलराइजेशन का मतलब आप कह सकते हैं दैट वी नीड टू यूज लेसर अमाउंट ऑफ डॉलर्स एंड वी नीड टू सिंपली फोकस ऑन दी अदर करेंसीज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, जैसे यूरो, येन, एंड मोर ओवर यू नीड टू यूज योर ओन करेंसी लाइक रुपी एंड दी अदर। ओके, देन वी हैव अ गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का मतलब क्या है यहाँ पे? गिग इकोनॉमी का देखिए मतलब यहाँ पे ये होता है दैट यू बीइंग टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक व्हाट आई विल से, कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रीलांसर्स की, ठीक है, नॉन परमानेंट वर्कर की। जैसे आप बात करते हैं ना कि टेम्परेरी टाइप आप बात कर रहे हैं कि पीपल आर बेसिकली वर्किंग ऑन टेम्परेरी बेसिस। जैसे अगर आप मैं अपनी ही बात करूं, सो आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर, टू दी फिजिक्स वाला। ओके, so I have an agreement for a given period of time, and then after that if they want me they will renew it, if they don't want me they won't renew it. Getting what I am saying? So it's a kind of a contract based temporary things you are being creating. और आप जानते हैं इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, दैट यू आर नॉट गेटिंग लॉट ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ PW के अंदर
I am getting all the social security benefit in terms of, you know, the term insurance from the company side. I'm also getting life insurance from the company side. I'm also getting the health insurance from the company side at a free of cost. Okay, that is what I'm getting. Not free of cost completely, I would say, because for term insurance and for the life, I'm just paying a very small and nominal amount, but health insurance is totally free. So that is the kind of benefits. बट आप जानते हैं एक परमानेंट जॉब में आपको पीएफ वगैरह का भी फायदा मिलता है. दैट इज व्हाट इज नॉट बीइंग ऑफर्ड एट ऑल. दैट इज नॉट बीइंग ऑफर्ड. ओके, डब्बा ट्रेडिंग इज बेसिकली समथिंग विच इज अ, आई वुड से, अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग इन केस ऑफ अ कंट्री. जैसे आप कह सकते हैं कि एक तरह से सट्टा है और कुछ नहीं है. सट्टा इन द सेंस, मान लीजिए एक भाई साहब हैं जिनको आप बोल रहे हैं ब्रोकर. मिस्टर ए गए उनके पास और उनसे बोलते हैं कि साहब इस कंपनी का शेयर है 1000 रुपये का, मैं बेट लगा रहा हूं कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा और 2 महीने में इतना पहुंच सकता है. यानी कि मैं बेट लगा रहा हूं बढ़ने की. ब्रोकर को लगता है नहीं बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा 2 महीने के अंदर. तो मान लीजिए अगर शेयर का प्राइस 2 महीने में हो गया 1500, 1000 से हो गया 1500, तो ब्रोकर मुझे 500 रुपए देगा एज माई प्रॉफिट. सो यहां पे कोई भी फिजिकल बाय एंड सेल ऑफ शेयर्स नहीं हो रहा है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है शेयर का. जस्ट दैट यू कैन से ट्रेडिंग इज बीइंग हैपनिंग विद द पीपल आर बीइंग अर्निंग एंड लूजिंग मनी. तो कहने का मतलब क्या है, ब्रोकर का नुकसान हो जाएगा यहाँ पे 500 रुपए का, क्योंकि उसको देना पड़ रहा है. और वहीं पे अगर मान लीजिए इसका उल्टा हो गया, प्राइस हो गया 600, 400, 500 रह गया, तो उस केस में आई नीड टू पे टू द ब्रोकर. दैट इज योर अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग कॉल्ड डब्बा ट्रेडिंग. ठीक है. ग्रीन डिपॉजिट मैंने भी आपको बताया, जैसे ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर ग्रीन डिपॉजिट्स का जो पैसा है उनको फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा. फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आप जानते हैं ना जो इलेक्ट्रिक बस वगैरह की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, terrestrial and aquatic biodiversity conservation, sustainable management of living natural resources and land use, green building, and pollution and prevention and control. So these kind of things will be taken into account for the purpose of your green deposit. एंजल टैक्स न्यूज में था और ये हम क्लास में डिस्कस भी करते हैं. एंजल टैक्स आप जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव द एंजल इन्वेस्टर्स who sometime invest in those companies who are being growing very fastly. तो मान लीजिए एक कंपनी है ए, उसके शेयर की करंट वैल्यू है 30 और एक एंजल इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है डेलिबरेटली, क्योंकि उसको पता है कि कंपनी आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है. तो मार्केट वैल्यू 30 की है, परंतु इस एंजल इन्वेस्टर ने उसे 50 रुपए ऑफर कर दिए पर शेयर. वैल्यू कितनी थी 30, ऑफर कितना कर रहा है 50. तो यहां पे जो 20 रुपए का एक तरह से फायदा हो रहा है उसे माना जाएगा कैपिटल गेन, एंड ऑन दैट टैक्स विल बी अप्लाइड. सो पॉइंट इज व्हाट, यू आर बीइंग पेइंग मोर इन कंपैरिजन टू द वैल्यू और द करंट वैल्यू ऑफ द शेयर. So whatever capital gain which is being happening to the company to sell the shares, or to the founders, you know, to sell the shares of the company, you can say they need to pay tax on it. ठीक है. तो ये चीजें थी जो मुझे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में बतानी थी, ऑफ ऑलमोस्ट यू कैन से 3 months ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मे. सो नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे, विल मीट विद द न्यू वीडियो विद द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ, यू नो, जून एंड जुलाई. कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूं, क्योंकि मेंस एग्जाम आने वाले हैं. तो अगर उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन हो पाया तो उसी में आप ही का फायदा होगा. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड बाय बाय. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज ऑल्सो, यू नो, काइंड ऑफ if you're finding my lectures as a kind of useful, so please share it with your friends who are also preparing for the civil service examination. Thank you very much. Take care and